हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th अकाउंट से चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट हर साल इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम्स में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो एज एक्सपेक्टेड इस साल भी इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, चैप्टर का नाम क्या है आपका? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो जो कैश फ्लो है वो एक स्टेटमेंट है। कैश फ्लो क्या है? स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश का फ्लो रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश का फ्लो। तो कैश का फ्लो का मतलब क्या है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा आया, कैश का इनफ्लो, और कितना पैसा गया, कैश का आउटफ्लो। तो भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? एक स्टेटमेंट जिसमें हम दो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं कि कितना पैसा आया, कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ। चलो, तो जो ये स्टेटमेंट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इसी स्टेटमेंट को बोला जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। It is a statement which record inflow and outflow of cash and cash equivalent। तो भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं? इन विच वी रिकॉर्ड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो तो रिकॉर्ड करते ही हैं, साथ साथ जो कैश इक्विवेलेंट है उसका भी हम इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। देखो, कैश इक्विवेलेंट मीन्स, कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है उसको समझो। कैश इक्विवेलेंट मतलब वो चीजें जो कैश के इक्वल मानी जाती है। कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या हुआ? वो चीजें जो कैश के इक्वल मानी जाती है। फॉर एग्जांपल, आपका बैंक बैलेंस या फिर कैश एट बैंक। तो जो आपका बैंक में जो पैसा है वो भी कैश के इक्वल माना जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि बैंक में कितना पैसा आया और बैंक में कितना पैसा गया, हम उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फॉर लेस देन 3 मंथ्स। इन्वेस्टमेंट फॉर लेस देन 3 मंथ्स, जो 3 महीने की कम की इन्वेस्टमेंट होती है उसको बोला जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो ये फॉर एग्जांपल आपने 2 महीने के लिए एफडी करवा ली, 3 महीने के लिए आपने एफडी करवा ली, कोई शॉर्ट टर्म आपने डिपॉजिट किया। थर्ड इज करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नाम में ही करंट है। इन्वेस्टमेंट फॉर लेस देन 1 ईयर। इन्वेस्टमेंट फॉर लेस देन 1 ईयर। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका बेसिक कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। मीनिंग क्या हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट का? एक स्टेटमेंट है जिसमें कितना कैश आया, कैश का इनफ्लो, कितना कैश गया, कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं, साथ साथ कैश इक्विवेलेंट। और फिर हमने समझा कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो कैश के क्या है, इक्वल हैं। पहला क्या देखा हमने? बैंक बैलेंस। सेकेंड, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट फॉर लेस देन 3 मंथ्स। और थर्ड इज करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट फॉर लेस देन 1 ईयर। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। चलो, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो, अब आपके बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी का मतलब क्या कि आपने सामान खरीदा, ये एक एक्टिविटी है। आपने सामान सेल किया, एक्टिविटी है। सैलरी पे की, एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी मतलब बेसिकली ट्रांजैक्शन। तो आपके बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी ट्रांजैक्शन होती है, उसको हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
सेकंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो भी आपके बिजनेस में एक्टिविटी होती है, ट्रांजैक्शन होता है, उसको हम कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? 3। पहला क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड क्या हो गया आपका? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड क्या हुआ आपका? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये होते क्या है, हम उसको समझते हैं। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नाम में क्या है? ऑपरेटिंग, मतलब आपके बिजनेस की जो मेन एक्टिविटीज होती है, आपके बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी होती है और मेन एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है वो आती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बिजनेस की सबसे मेन एक्टिविटी होती है सेल्स, सामान को बेचना। अब सामान बेचने से रिलेटेड जो कौन कौन सी एक्टिविटी आई? परचेज हमारा मेन एक्टिविटी हो गया, हमारा रेंट पे, हम जो रेंट पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं। बेसिकली बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो एक्टिविटी एकदम एसेंशियल है, एकदम जरूरी है, मेन काम जो आपके बिजनेस का है, वो आता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सेकेंड एक्टिविटी कौन सा है आपका? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्ट करना कहीं पे। तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है? इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है? नॉन करंट एसेट को परचेज करना। अब नॉन करंट एसेट क्या होता है? ऐसी एसेट जो आपको 1 साल से ज़्यादा के बेनिफिट देती है। तो नॉन करंट एसेट को परचेज करना, जैसे लैंड को परचेज करना, बिल्डिंग को परचेज करना, मशीन को परचेज करना, वो होता है आपका इन्वेस्ट करना, उसको बोलते हैं। तो इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? एग्जैक्टली सेम, परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। अच्छा ध्यान रखना, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, साथ साथ इसके सेल ऑफ नॉन करंट एसेट भी आएगा। नॉन करंट एसेट मतलब ऐसी एसेट जो आपको 1 साल से ज़्यादा की बेनिफिट देती है। एग्जांपल, मशीन हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट भी इसमें आएगा। तो हमने मशीन परचेज किया, कौन सा एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। हमने मशीन सेल किया, इन्वेस्टिंग। लैंड परचेज, लैंड सेल, बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग सेल, गुडविल परचेज, ये सब कौन सा एक्टिविटी जाएगा आपका? इन्वेस्टिंग। चलो अब ये थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखो, एंड ये तो क्या? मेन, परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। इसके साथ साथ इसमें और क्या आता है? इनकम रिसीव्ड ऑन इट। और क्या आता है इसमें? इनकम रिसीव्ड ऑन इट। एग्जाम्पल, आपके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से आपको रेंट आ रहा है, तो रेंट रिसीव, आपको इनकम आया। इनकम क्यों आया आपको? रेंट क्यों आया? क्योंकि आपके पास बिल्डिंग है। तो एसेट से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो भी एसेट्स हैं, इन एसेट्स जो इनकम आती है वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा रेंट रिसीव। आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है पैसे, एफडी करवा रखा है, वहां से आपको इंटरेस्ट आया, इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से इनकम आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव इंटरेस्ट रिसीव। इसके अलावा देखो, जैसे हमने किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज किए, तो हमने शेयर्स परचेज किया, हमें डिविडेंड मिलेगा। परचेज ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उस पर जो इनकम मिला, इनकम रिसीव, डिविडेंड रिसीव, वो कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा आपका? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिविडेंड रिसीव्ड। चलो, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। क्विकली रिकैप, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है? आपके बिजनेस की मेन एक्टिविटी। एग्जांपल, सेल हो गया, परचेज हो गया, रेंट पेड हो गया, सैलरी पेड वगैरह हो गया, जो मेन एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग में क्या होता है? परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, लैंड को परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया, इनको सेल किया, साथ साथ इस पे जो आपको इनकम रिसीव होती है, क्या क्या इनकम रिसीव हो सकती है आपको? रेंट रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है और डिविडेंड रिसीव हो सकता है। अब चलते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी तरफ। देखो, मतलब समझना है आपको। फाइनेंसिंग का मतलब होता है पैसों को अरेंज करना, फाइनेंस करना। फाइनेंस मतलब पैसों को अरेंज करना। अब देखो, आप पैसे कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हो? आपने पूरी अकाउंटेंसी पढ़ ली। आप अगर ओनरशिप सेल करते हो, बेसिकली शेयर्स इशू करते हो, तो पैसे अरेंज कर सकते हो, या फिर आप लोन लेके पैसे अरेंज कर सकते हो। लोन कहाँ से ले सकते हैं? एक तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर जब हम पब्लिक से लोन लेते हैं उसको हम बोलते हैं डिबेंचर। तो देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या होता है? पैसों को अरेंज करना, फाइनेंस करना, पैसों को अरेंज करना। पैसे कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने बताया शेयर्स, सेकंड लोन। अब देखो, लोन बैंक से ले सकते हैं और डिबेंचर इशू कर सकते हैं। सेकंड हो गया आपका बैंक लोन,
थर्ड हो गया आपका डिवेंचर। इन 3 जगह से आप पैसे अरेंज कर सकते हो। इसके अलावा भी आपके 2 सोर्स और होते हैं। जब आपने बैलेंस शीट पढ़ा था तो उसमें थर्ड था आपका करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का पहला था शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के आप लोन ले रखे हैं, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। एंड लास्ट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब आपके करंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस हो जाता है तो ये भी आपके लिए एक शॉर्ट टर्म लोन का काम करता है। तो ये 5 चीज़ें आती हैं आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसके साथ साथ आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जब हम शेयर्स इशू करते हैं और डिवेंचर इशू करते हैं प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता है। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो क्यों आ रहा है, शेयर डिवेंचर की वजह से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी किसका पार्ट होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक बार फिर से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस करना मतलब पैसों को अरेंज करना। पैसे हम कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, या तो ओनरशिप सेल करेंगे मतलब शेयर इशू करेंगे, या फिर लोन लेंगे, तो लोन में बैंक लोन और डिवेंचर। इसके अलावा और कहाँ से लोन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग और बैंक ओवरड्राफ्ट। सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ आता है, शेयर और डिवेंचर के साथ आता है। तो ये सारे किसमें पार्ट होते हैं, फाइनेंसिंग। अब सुनो, इन्वेस्टिंग में हमें इनकम रिसीव होता था, सिमिलरली जब आप पैसों को अरेंज करते हो तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपने शेयर इशू किए इसके ऊपर आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, शेयर्स के ऊपर पे करेंगे हम डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और इन सब के ऊपर पे करेंगे हम इंटरेस्ट पेड, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग। यहाँ पे डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव है क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड है। तो ये होती हैं आपकी 3 एक्टिविटीज। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। चलो अब हम एक एक करके इन तीनों एक्टिविटीज को समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो सबसे पहला आइटम होता है उसका नाम होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब उसको निकालने के लिए आप अलग से वर्किंग नोट बनाते हो। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट सीखेंगे। अच्छा, क्या टर्म क्या होता है, मैंने क्या निकालना होता है आपको। सबसे पहला आइटम आता है इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले आता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब क्या बताया मैंने, इसको निकालने के लिए हम क्या सीखते हैं, वर्किंग नोट। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट सीख रहे हैं। किसकी कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट सीख रहे हैं हम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की। सिंपल फॉर्मेट है इसका, पर्टिकुलर और अमाउंट, बस पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। देखो, सबसे पहले इसमें आता है सरप्लस की वैल्यू आती है इसमें, कैसे आती है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्या होता है, आपने बैलेंस शीट पढ़ी थी तो बैलेंस शीट में आपको 2 साल के अमाउंट दिए होते हैं। तो एक आपका ओपनिंग अमाउंट हो गया, एक क्लोजिंग अमाउंट हो गया। तो दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे आता है। इसमें हम ऐड करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। अब ये सब कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे देखो लॉजिक है। पहले आपको मैं वो लॉजिक समझाता हूँ। देखो, टॉपिक क्या है आपका, हेडिंग क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स से पहले का नेट प्रॉफिट चाहिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का नेट प्रॉफिट चाहिए। अब देखो, एक एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज आपको नेट प्रॉफिट हो रखा है 1000 रुपीज़ का। तो जब भी आपको कंपनीज को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होते ही सबसे पहला क्या करते हैं ये लोग, सबसे पहले इनको टैक्स पे करना होता है। तो लेट सपोज टैक्स पे कर दिया 200 रुपीज़ का, कंपनी पे कितने पैसे बचे, 800 रुपये बचे, 800 रुपीज़ बचे। इसमें से कंपनी पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो कंपनी कुछ पैसों को सेव करेगी या डिविडेंड बांट देगी, या तो कंपनी कुछ पैसे सेव करेगी या पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। देखो, सबसे पहले प्रॉफिट, सबसे पहला पार्ट क्या होता है, हमें क्या पे करना होता है, टैक्स।
उसके बाद कंपनी पे कितने ऑप्शन होते हैं? 2। या तो पैसे को सेव करो फ्यूचर यूज के लिए, या फिर ओनर से बांट दो एज डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जो पैसा कंपनी सेव करती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। जो पैसा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। अच्छा ध्यान से देखो, 1000 का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपये टैक्स पे किया, 200 रुपये सेव किया, 200 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमारे 600 रुपये खर्च हो गए। अभी भी हमारे कितने पैसे बच गए? 400 रुपये हमारे अभी भी बच गए। इस 400 रुपये को बोला जाता है सरप्लस। तो क्वेश्चंस में क्या होता है? क्वेश्चंस में आपको ये सरप्लस गिवन होता है और आपको निकालना क्या होता है? ये नेट प्रॉफिट। अब कैसे निकालेंगे? सरप्लस में जो चीज़ हमने प्रॉफिट में जो चीज़ हमने माइनस करे सरप्लस आया तो उल्टा कर देंगे। सरप्लस में आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। तो सरप्लस में क्या क्या ऐड करना है हमें ऐड करना है डिविडेंड, हमें ऐड करना है रिजर्व और हमें ऐड करना है टैक्स। फिर से सरप्लस में आपको क्या क्या ऐड करना है? डिविडेंड ऐड करना है, रिजर्व ऐड करना है और टैक्स ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा आपका? नेट प्रॉफिट। तो देखो सबसे पहले इसलिए मैंने क्या लिया? सरप्लस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इसके बाद 3 चीज़ इसमें ऐड करनी थी। क्या क्या चीज़ इसमें ऐड करनी है? डिविडेंड, रिजर्व और टैक्स। तो उसके बाद मैं अब क्या ऐड कर रहा हूँ? रिजर्व। रिजर्व का अमाउंट भी कैसे आता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चलो 3 चीज़ ऐड करना था, रिजर्व ऐड करना था, डिविडेंड ऐड करना था, टैक्स ऐड करना था। अब ऐड करते हैं प्रोविजन टैक्स। टैक्स गिवन होता है आपके प्रोविजन फॉर टैक्स में। अब इसकी भी 2 अमाउंट होती है। कौन सा अमाउंट लेना है आपको? इसका आपको लेना है करंट ईयर। इसका कौन सा अमाउंट लेना है आपको? करंट ईयर। उसके बाद क्या ऐड करना था हमें? सबसे पहले हमने ऐड किया सबसे सरप्लस गिवन, हमने रिजर्व ऐड किया, हमने डिविडेंड टैक्स ऐड कर दिया, डिविडेंड बच गया। अब स्टूडेंट जो डिविडेंड होता है वो डिविडेंड 2 टाइप का होता है, उसको समझते हैं। देखो डिविडेंड कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। लेट सपोज ये आपका ईयर है, स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2023 को और ख़त्म हुआ 31 मार्च 2024 को। तो ये साल तो पूरा हमारा ट्रांजैक्शन चलता रहेगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 31 मार्च को हमारे बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन जाएगा और 31 मार्च को ही हमें प्रॉफिट पता लग जाएगा। इस साल का प्रॉफिट हमें कब पता लगता है? अगले साल 1-2 महीने बाद। लेट सपोज आपको जून में कंपनी का प्रॉफिट पता लगा। तो जब जून में आपको कंपनी का प्रॉफिट पता लगा तो इस पर आप डिविडेंड भी तो नेक्स्ट ईयर बांटोगे। आप कहीं अगस्त सितंबर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो देखो ध्यान से, इस साल का जो प्रॉफिट है मुझे नेक्स्ट ईयर पता लगा, उसमें मैंने नेक्स्ट ईयर डिविडेंड बांटा। तो इस साल जो मैंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, इस साल जो मैंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, ये कौन सी ईयर का रहा होगा? ये रहा होगा प्रीवियस ईयर का। ये कौन सी ईयर का डिविडेंड रहा होगा? प्रीवियस ईयर का। तो जब पूरा साल कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट ईयर डिविडेंड बांटते हैं हम लोग, तो उस डिविडेंड को नाम बोला जाता है प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या बोला जाता है उसको? प्रपोज्ड डिविडेंड। तो अच्छा मैंने क्या बताया? इस साल का डिविडेंड हमने नेक्स्ट ईयर बांटा, तो इस ईयर डिविडेंड हमने बांटा होगा वो कौन साल का रहा होगा? प्रीवियस ईयर का। इसीलिए जब हम प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड करते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड करते हैं हम लोग, तो इसमें हम अमाउंट लेते हैं प्रीवियस ईयर का। सेकंड टाइप का डिविडेंड क्या होता है उसको समझते हैं। देखो कई बार क्या होता है, कंपनी को स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, कंपनी को स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी इसी साल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसी साल क्या कर देती है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो अगर कंपनी को स्टार्टिंग में ही बहुत प्रॉफिट हो गया और सेम ईयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको बोला जाता है इंटरिम डिविडेंड। तो ध्यान रखना, इंटरिम डिविडेंड में आपको ईयर कभी गिवन नहीं होगा क्योंकि एक ही साल का होता है। प्रपोज्ड डिविडेंड में ईयर गिवन होगा क्योंकि हमें प्रीवियस का लेना है। इंटरिम क्या होता है? जब सेम साल हम डिविडेंड बांट दें। चलो इसमें आपको क्या ऐड कर लेना है? इसमें आपको ऐड कर लेना है इंटरिम डिविडेंड। दोनों डिविडेंड को मिला के बोला जाता है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। चलो तो ये पूरा हमने क्या बात देखा था कि भाई हमें सरप्लस गिवन होता है। सरप्लस में हमें 3 चीज़ ऐड करना था, हमें टैक्स ऐड करना था, हमें रिजर्व ऐड करना था और हमें डिविडेंड ऐड करना था। हमने 3 चीज़ ऐड कर दिया, रिजर्व ऐड किया, टैक्स ऐड किया और डिविडेंड ऐड कर दिया। इसके बाद फिर से हेडिंग पढ़ो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।
बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हो गया, अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं हुआ, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को समझते हैं। अब देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब ऐसी चीजें जो बहुत लंबे टाइम में एक आध बार होती है, जैसे कई सालों में एक बार जो होती है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दो टाइप का, एक हो गया आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस और एक होता है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस क्या होता है उसको समझते हैं। ऐसे एक्सपेंस जो कई सालों में एक बार होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय नेचुरल डिजास्टर, लॉस बाय नेचुरल डिजास्टर, फॉर एग्जाम्पल लाइक फ्लड, अर्थक्वेक। तो भाई ऐसे एक्सपेंस, ऐसे नुकसान जो कई सालों में हमें एक बार होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। आग डेली तो लगती नहीं है, कई सालों में एक बार लगती है। फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, जो कई सालों में एक बार एक्सपेंस हो, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। एक आपको इसमें स्पेशल है, उसका आपको नाम ध्यान रखना है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। चलो, तो ये हो गया आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो इस एक्सपेंस की वजह से हो। फॉर एग्जाम्पल आपको लॉस बाय फायर हुआ, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। लॉस बाय नेचुरल डिजास्टर हुआ, सर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, तो गवर्नमेंट ने आपको कंपनसेशन दे दिया, कंपनसेशन दे दिया गवर्नमेंट ने आपको। किस चीज के लिए कंपनसेशन दिया आपको? कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर। तो ये हो गया आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। फिर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होती है? ऐसी चीजें जो कई सालों में एक बार होती है। कितने हो सकते हैं ये? दो, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय फायर, फ्लड वगैरह। एक स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ऐसी इनकम जो इस एक्सपेंस की वजह से हो, इंश्योरेंस क्लेम और कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर, कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर। चलो, इसका हमें अब इसमें क्या करना है उसको समझो। देखो, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस को प्लस करना है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस क्या करने हैं? प्लस। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को करना है माइनस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को करना है माइनस। और लास्ट में एक चीज और माइनस होती है, रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, अगर टैक्स का हमें कुछ पैसा वापस मिल जाए तो ये सब करने के बाद जो लास्ट में हमें अमाउंट बचता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। शॉर्ट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं वो इस बुक से प्रैक्टिस करते हैं, टीएस ग्रेवाल, जो क्लास 12 बुक 3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। चलो, ये क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल सा। इसको देखते हैं क्या बोला है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ करिश्मा लिमिटेड एज ऑफ 31 मार्च 2023। अब पहले आपको कुछ बेसिक बातें समझाता हूं मैं। देखो, 31 मार्च 2023 है, 31 मार्च 2022 है। जो पिछला साल रिसेंट क्या है? 23, तो ये हो जाता है आपका करंट ईयर। ये क्या होता है आपका? करंट ईयर। और जो पिछला हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर। इसके साथ साथ जो पिछला वाला होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपके लिए ओपनिंग, क्योंकि जो लास्ट ईयर क्लोजिंग होगा वही तो इस साल का ओपनिंग होगा। और जो इस साल का बैलेंस होता है ये आपके लिए होता है क्लोजिंग। अब करते हैं। आपको पहले क्या क्या अमाउंट दे रखा है? सरप्लस दे रखा है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना कितना दे रखा है आपको? 10 लाख, 5 लाख, मतलब पिछले साल 5 लाख था, इस साल 10 लाख था। अगला क्या दे रखा है आपको? डिविडेंड पेबल। फिर आपको दे रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रपोज डिविडेंड 31 मार्च 22 और 23, मतलब 22 का हो गया 4 लाख और 23 का हो गया 5 लाख। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है। चलो, निकालना क्या है हमें? प्रिपेयर द नोट्स टू शो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। निकालना क्या है हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फॉर्मेट मैंने आपको पूरा समझा दिया। चलो फॉर्मेट बनाते हैं।
पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो एक बात ध्यान रखना है, जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया है वो पूरा फॉर्मेट लिखवाया है, तो अगर आपको कुछ ऐसा टर्म मिलता है जो उस फॉर्मेट में नहीं है, मतलब आपका उस क्वेश्चन में कोई भी काम नहीं होगा। चलो सबसे पहला सरप्लस, सरप्लस आता था यहाँ पे किस नाम से आता था, सरप्लस के नाम से आता था। और इसका अमाउंट कैसे आता है, जल्दी से देखो, इसका अमाउंट आता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चलो सरप्लस, क्लोजिंग कितना है 10 लाख, ओपनिंग कितना 5 लाख, तो 10 लाख माइनस 5 लाख, कितना अमाउंट बचेगा आपका 5 लाख। अगला डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल आपके पूरे फॉर्मेट में कहीं नहीं था, वहां पे प्रपोज डिविडेंड था प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड था और डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर था। डिविडेंड पेबल कहीं नहीं था, इसका कोई भी काम नहीं है। अगला एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रपोज डिविडेंड प्लस करते थे हम प्रपोज्ड डिविडेंड को, कौन से ईयर प्लस करते थे प्रपोज्ड डिविडेंड का, प्रीवियस ईयर प्लस करते थे, प्रीवियस ईयर। अब ध्यान से देखो 22 हो गया आपका प्रीवियस और 23 हो गया करंट, 23 हो गया आपका करंट। तो प्रीवियस ईयर में प्रपोज डिविडेंड कितना रुपीस है आपका 4 लाख, तो इसमें आप 4 लाख रुपीस प्लस कर दोगे, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 9 लाख। आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एकदम सिंपल, आपने एक बार वो फॉर्मेट समझ लिया, जो जो पार्ट गिवन है उसको आपको पुट करना है, इसलिए आपका आंसर आ गया। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा आपका, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मरकरी लिमिटेड, आपको मरकरी लिमिटेड का बैलेंस शीट दे रखा है। चलो ओपनिंग कौन सा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका ओपनिंग, और क्लोजिंग कौन सा रहेगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग, साथ साथ ये हो जाएगा करंट ईयर, ये वाला हो जाएगा प्रीवियस ईयर। इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले फॉर्मेट को प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग, पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल, कोई भी काम बताया तो मैंने आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का नहीं आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आएगा। सरप्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सरप्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कितना है आपका, क्लोजिंग है आपका 7,20,000, ओपनिंग कितना है आपका, ओपनिंग है 4 लाख, 720 माइनस 4 लाख कितना बचा 3,20,000। डिविडेंड अनपेड डिविडेंड कोई काम नहीं है, प्रपोज डिविडेंड था, इंटरिम था, इसका कोई काम नहीं। आगे एडिशनल डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर पे 21, 22, 22, 23। प्रपोज डिविडेंड आप कौन से ईयर का लेते हो, प्रीवियस ईयर का, प्रपोज्ड डिविडेंड कौन से ईयर का लेते हैं हम, प्रीवियस ईयर का। कितना है भाई प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का 1,60,000, 1,60,000। चलो इंटरिम डिविडेंड कितना है 40,000, किस पे, इक्विटी शेयर्स पे। इंटरिम डिविडेंड में एक ही साल होता है, इंटरिम डिविडेंड कितना अमाउंट है आपका 40,000। चलो जो जो इन्फॉर्मेशन था हमने सारा कुछ पुट कर दिया। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, ध्यान देना, ऐड करते हैं इसको, 320 प्लस 160 2 लाख, ये हो गया आपका 520, टोटल हुआ 520, आंसर कितना है 580, 60,000 का मिसमैच। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम ध्यान से सुनना है, जो ये प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड होते हैं ना, ये होते हैं इक्विटी शेयर्स पे, किस पे होते हैं, इक्विटी शेयर्स पे। अच्छा शेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। पहले डिविडेंड किसको मिलता है, प्रेफरेंस को, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होता है वो इक्विटी को मिलता है। प्रेफरेंस को फिक्स्ड डिविडेंड, इक्विटी को अनलिमिटेड। तो अगर आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विटी शेयर कैपिटल को डिविडेंड दिया है, इसका मतलब आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड दे दिया होगा। देखो कितना डिविडेंड दिया होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जितना इनको डिविडेंड देना होता है उसका परसेंटेज उसके आगे लिखा होता है। तो कितना परसेंट डिविडेंड देना है इनको, 10%। 10% किसका, ओपनिंग बैलेंस का।
तो 6 लाख का 10% आप इनको भी डिविडेंड दोगे, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। 6 लाख का 10% 60,000 ऐड करोगे, आगे आपका आंसर 5,80,000 निकल गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप पहले 1 मिनट, चलो इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके एक बार पहले इसको खुद से ट्राई करो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आप मेरे साथ इसका आंसर मैच कर लो। चलो, फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना आप लोग। सरप्लस, बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ओपनिंग क्लोजिंग। अच्छा, सबसे पहले आता है सरप्लस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कितना क्लोजिंग है आपका? 3,36,000। ओपनिंग कितना है आपका? 1 लाख। 336 माइनस 1 लाख, 2,26,000। अगला, डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर। डिविडेंड पेड आपका प्लस होता था, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग करंट ईयर, प्लस करेंगे, कितना डिविडेंड प्लस करेंगे आप? 72,000। अगला आइटम क्या है आपका? इंटरिम डिविडेंड, प्लस करते थे इंटरिम डिविडेंड को, इंटरिम डिविडेंड। अमाउंट क्या रहेगा आपका इंटरिम डिविडेंड का? 90,000। चलो, अगला पॉइंट, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये भी प्लस होता है आपका, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। अमाउंट क्या है इसका? 1 लाख रुपीज। आगे, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर, इसको भी हम प्लस करते थे, $1,50,000। आगे, रिफंड ऑफ टैक्स। अब रिफंड ऑफ टैक्स माइनस होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको यही माइनस कर देना है, आप प्लस वाला कोई जगह छोड़ के आप नीचे माइनस करें। रिफंड ऑफ टैक्स कितना है आपका? रिफंड ऑफ टैक्स 3,000। आगे, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस प्लस होता है, तो प्लस कर दिया हमने, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। अमाउंट क्या है इसका? लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक 2 लाख रुपीज। अगला, इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक, जो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माइनस होगा, इंश्योरेंस क्लेम। क्या अमाउंट है इसका आपका? 1 लाख रुपीज। चलो, अब करते हैं इसको प्लस माइनस। प्लस माइनस कैसे करना है आपको? सारे प्लस वालों को आपको अलग ऐड करना है, माइनस वालों को अलग ऐड करना है। प्लस वाले आ गए आपके 8,38,000, माइनस वाले 1,03,000। अब इसमें से आपको इसको माइनस कर लेना है, कितना बचेगा आपका? 0, 0, 0, 5, 3, 7,45,000। एक बार दोबारा प्लस कर लेते हैं, 5, 2, 8, 8, 5, 7, 2, 9, 18, 5, 23, तो इसका 3, 38। एक बार दोबारा सारी वैल्यूज हम मैच करते हैं। अच्छा, ये 36 है आपका, 336 माइनस 1 लाख, 336 माइनस 1 लाख, ये हो जाएगा आपका
236, तो ये 248, आगे आपका 745, 7,45,000। तो विद दिस आपका जो इस चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वो खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में जो भी पढ़ा शॉर्ट में रिकैप, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, उसमें कितनी एक्टिविटी होती है, 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, वो पढ़ा हमने। और लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो फर्स्ट पार्ट होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसका निकालने के लिए हम बनाते हैं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट सीखा, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।